हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम करता हूं मैं भारत पंचाली और केमिस्ट्री गुरुजी अगेन आप सबका एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो में। क्लास 11th के स्टूडेंट्स के लिए फर्स्ट चैप्टर है हमारा सम बेसिक कांसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। बच्चे बहुत प्रॉब्लम फेस कर रहे थे, तो आपके लिए चैप्टर 1 के 20 प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर मैंने इस वीडियो में कराए हैं। और भैया इसके अंदर एनसीईआरटी क्वेश्चन है या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो जनरल एग्जाम्स के अंदर पूछे जाते हैं। हाँ, मैंने कुछ क्वेश्चन आपसे पूछे हैं और मैं चाहता हूं कि आप लोग कमेंट सेक्शन में उनका आंसर जरूर करो। और इस वीडियो में मैंने बहुत सुंदर सुंदर नोट्स का यूज किया है, हैंड रिटन नोट्स हैं और वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पर, जो कि भारत पंचाल सर के नाम से है। ठीक है, चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लोगे तो इजीली एक्सेसिबल है नोट्स। और इस चैप्टर में मैंने 30 मिनट्स वीडियो बना रखी है और डिटेल्ड वन शॉट की वीडियो बना रखी है, सो दैट कि सिर्फ देखो, अगर आपको डायरेक्ट क्वेश्चन समझ में नहीं आते, इट मींस आपके कंसेप्ट हिले हुए हैं, तो कंसेप्ट आप लोग अच्छे कर सकते हो वन शॉट से। और अगर आप बोलोगे तो मैं इसका नया वन शॉट भी अपलोड कर दूंगा। और आपको एनसीईआरटी के साथ साथ एक बढ़िया सी हेल्प बुक की जरूरत है, और इस टाइम मार्केट में सबसे बेस्ट बुक है ओजवाल बुक। ओजवाल की तरफ से सीबीएसई का क्वेश्चन बैंक आता है क्लास 11th का, और इसमें कंपेटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है, एमसीक्यू है, रीजनल सेशन है, एनसीईआरटी पूरी कवर है, टॉपर्स की जो आंसर शीट है, आइडिया है वो है, रिवीजन नोट्स हैं। तो वो सब कुछ है जो आपकी बेस्ट बुक के अंदर होना चाहिए। ये बुक भी आप सबके पास हो तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। ये 200 500 1000 रुपये बचाने के चक्कर में मत जाया करो। एक बढ़िया सी बुक लो और अच्छे से तैयारी करो, ऐसा ना हो कि 11th आपकी खराब हो जाए। इस बुक का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री के। सबसे पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, कैलकुलेट द मोलिकुलर मास ऑफ ग्लूकोज। मोलिकुलर मास क्या होता है? जब हम एटम्स के मास को सम कर देंगे। तो मोलिकुलर मास ऑफ ग्लूकोज कैसे आएगा? हमें एटॉमिक मास पता होना चाहिए। सबसे पहली बात, कार्बन हमारे पास 6 है, कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12। हाइड्रोजन हमारे पास 12 है, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1। ऑक्सीजन 6 है और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16। तो इन सबका सम करेंगे, 72 प्लस 12 प्लस 96। तो यहाँ से हमारा मोलिकुलर मास ऑफ ग्लूकोज कितना आ जाएगा? 180 यू। 1 यू, यू का मतलब होता है यूनिफाइड मास या फिर एटॉमिक मास यूनिट बोलते हैं। और 1 यू जो है वो 1 मास ऑफ प्रोटॉन के इक्वल होता है। ठीक है, जो कि आप लोग लिख सकते हो 1.66 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम। एक इजी सा क्वेश्चन पूछता हूं, आप लोग मुझे मोलिकुलर मास बताइए CH4 का। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। राइट द एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ द फॉलोइंग। आपसे एम्पेरिकल फॉर्मूला पूछा गया है। देखिए, दो तरह के फॉर्मूला होते हैं, एक होता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और एक होता है एम्पेरिकल फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है? एक्चुअल फॉर्मूला, जो आपको एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स बताता है एक मॉलिक्यूल में। और एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होता है भाई? सिंपलेस्ट फॉर्मूला। इट इज द सिंपलेस्ट फॉर्मूला ऑफ अ सब्सटेंस व्हिच गिव्स सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल। ये बिल्कुल सिंपलेस्ट रेशियो देगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारे पास ग्लूकोज है, ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है? C6H12O6। अब आप ये देखो कि यार किस नंबर से डिवाइड हो सकते हैं, बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्मूला क्या बन सकता है इसका? तो बेटा जी, अगर आप ध्यान से देखो तो ये सारे के सारे डिवाइड हो सकते हैं 6 से, है ना? सब नंबर 6 से डिवाइड हो सकते हैं। तो यहां से इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या आ जाएगा? CH2O। सिमिलरली अगर मैं आपको बोलूं बोराजीन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपको दे रखा है B3N3H6, इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होगा? ये किस नंबर से सारे नंबर डिवाइड हो सकते हैं? 3 से, तो ये बन जाएगा BnH2। सिमिलरली इथीन, इथीन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है C2H4, जो कि आपको गिवन है। इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होगा? बताओ किस नंबर से डिवाइड कर सकते हो? इसको डिवाइड किया जा सकता है 2 से, CH2। इस तरह से आप किसी का भी एम्पेरिकल फॉर्मूला निकाल सकते हो। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है? एक्चुअल फॉर्मूला। और एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होता है? सिंपलेस्ट फॉर्मूला। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है, कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ डिफरेंट एलिमेंट इन सोडियम सल्फेट। आपको सोडियम सल्फेट के अंदर डिफरेंट एलिमेंट्स की परसेंटेज निकालनी है। तो परसेंटेज कैसे निकलती है? देखिए, तो यहां पर आप लोग क्या लिखोगे? मोलर मास ऑफ कंपाउंड, जो भी उसका मोलर मास होगा कंपाउंड का, या कह लीजिए मॉलिक्यूलर मास होगा। ऊपर क्या होगा? एटॉमिक मास ऑफ या मास ऑफ एलिमेंट इन कंपाउंड, उस एलिमेंट का मास कितना है उस कंपाउंड में। और परसेंटेज जब भी निकालते हैं इनटू में 100। जैसे आपसे सोडियम सल्फेट की पूछी गई है, तो सबसे पहली बात, इसका मॉलिक्यूलर मास निकाल लो या इसका मोलर मास निकाल लो। कितना आएगा? सोडियम 2 है, एक सोडियम का 23 होता है, तो 2 का हो जाएगा 46। सल्फर का होता है 32 एंड ऑक्सीजन का 16 होता है, 4 ऑक्सीजन का हो जाएगा 64। तो ये हमारे पास हो जाएगा 142 यू। अब हर एक एलिमेंट की मास परसेंटेज निकाल लोगे, तो सबसे पहले आप लोग निकालने लगे हो परसेंटेज ऑफ सोडियम। तो सोडियम की परसेंटेज कैसे आएगी? टोटल मास ऑफ सोडियम बाय मोलर मास ऑफ सोडियम सल्फेट, परसेंटेज जब निकालते हैं इनटू में 100। तो इस केस में सोडियम की परसेंटेज, सोडियम का मास कितना है भाई? सोडियम का मास यहाँ पर है 46, बाय में टोटल 142 और परसेंटेज निकालने हैं 100। तो यहाँ से हमारे पास आ गई 32.39। नेक्स्ट हम लोग परसेंटेज निकाल लेंगे सल्फर की। तो सल्फर का मास इस स्पेसिफिक कंपाउंड के अंदर कितना है? जो कि है 32 बाय मोलर मास, यानी कि टोटल का सम, और परसेंटेज निकालने तो इनटू में 100। सिमिलरली आप परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन निकाल सकते हो। ऑक्सीजन का मास कितना है? 64 बाय टोटल मास 146, और परसेंटेज जब भी निकालते हैं बेटा इनटू में 100, तो ये हमारे पास आ जाएगा 45.07%। और इस तरह से किसी भी एलिमेंट की मास परसेंटेज निकाली जा सकती है उस कंपाउंड के अंदर।
अगला है कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। देखो यार, मोल कंसेप्ट इस चैप्टर का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपको अलग अलग जगह से मोल कैलकुलेट करने आ सकते हैं, तो मैं चाहूंगा एक बार आपको मोल कैलकुलेट करने आने भी चाहिए। मैं आपको एक मोल की ना एक टेबल बना देता हूं, है ना। ये वन वे टेबल होती है। अगर आपको कभी मोलर मास गिवन है या मास गिवन है, मास गिवन है और आपको उससे मोल्स निकालने हैं ना, तो आप क्या कर दो, उसको डिवाइड कर दो मोलर मास से। अगर आप मोलर मास से डिवाइड कर दोगे तो आपके पास मोल्स आ जाएंगे। और अगर आपको मोल से मास निकालना हो, मास निकालना हो, तो उसको मल्टीप्लाई कर दो आप लोग मोलर मास से। सिमिलरली अगर आपको कभी पार्टिकल्स दे रखे हैं, पार्टिकल्स दे रखे हैं और उससे आपको मोल्स निकालने हैं, तो आप उसको डिवाइड कर दो किससे, 6.023 इंटू 10⁻²3 से। ये हमारे पास एवोगाड्रो नंबर भी होता है। और अगर आपको कभी मोल से पार्टिकल्स निकालने हैं, तो पार्टिकल्स निकालने हैं तो उसको आप मल्टीप्लाई कर दोगे किससे, एवोगाड्रो नंबर से, जो कि हमारे पास होता है 6.023 इंटू 10⁻²3। अगर आपको कभी वॉल्यूम गिवन है, वॉल्यूम गिवन है एट एसटीपी, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, वो होता है टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है, प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक है। तो अगर आपको कोई भी वॉल्यूम गिवन है और उससे मोल्स निकालने हैं, तो आप डिवाइड करोगे 22.4 से। और आपको मोल्स दे रखे हैं, उससे आपको वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम कैसे निकलेगा, मल्टीप्लाई कर दोगे 22.4 से। आप यहाँ से कुछ समझ रहे हो मेरी बात। मैं आपको क्या कहना चाहता हूँ कि अगर आपको कभी भी मोल्स निकालने हैं तो डिवाइड करते हैं, और मोल से कुछ भी निकालना है तो मल्टीप्लाई करते हैं। अब इधर आ जाइए, यहाँ पर आपको दे रखा है 11 ग्राम ऑफ CO2 और आपको मोल्स निकालने हैं, मास गिवन है। मास से मोल्स कभी भी निकालने हो तो कैसे निकलते हैं, गिवन मास बाय मोलर मास। गिवन मास कितना है बेटा, इसका 11, और CO2 का मोलर मास कार्बन का होता है 12, ऑक्सीजन का 2, ऑक्सीजन एक ऑक्सीजन का 16 होता है, 2 ऑक्सीजन का 32। तो यहाँ से बन जाएगा 44, 11/44, तो यहाँ से 0.25 मोल्स आ गए। उसके बाद है 3.011 इंटू 10⁻²2 मोलिक्यूल्स ऑफ CO2। अब आपको मोलिक्यूल्स दे रखे हैं, मोलिक्यूल्स से निकालने हैं मोल्स, तो कैसे निकलेंगे भाई, मोलिक्यूल्स पार्टिकल्स की कैटेगरी में आते हैं, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर 6.022 इंटू 10⁻²3। तो यहाँ से आगे 1/20 यानी कि 0.05 मोल्स। उसके बाद आपको दे रखा है वॉल्यूम। वॉल्यूम से मोल्स कैसे निकलते हैं बताओ, वॉल्यूम से मोल्स कैसे निकाले जाते हैं, गिवन वॉल्यूम, जो भी देखिए मोल्स कभी भी निकालने हैं तो गिवन डाटा बाय में आप देखो क्या दे रखा है, मास दे रखा है तो मोलर मास से डिवाइड कर दो, और पार्टिकल्स दे रखे हैं तो एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड कर दो। अगर आपको वॉल्यूम दे रखा है तो 22.4 से डिवाइड कर दो, तो आ जाएगा 1.12/22.4, तो ये 1/20, तो ये हमारे पास आ गया 0.05 मोल्स आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन यूजिंग द फॉलोइंग डाटा। अच्छा, पीरियोडिक टेबल में आपने कभी नोटिस किया होगा कि अगर आपने पीरियोडिक टेबल कभी खोल के देखी है तो उसमें एलिमेंट्स का मास फिक्स नहीं होता। हर एक एलिमेंट्स का मास ना पॉइंट्स में होता है, किसी का 1 पॉइंट कुछ होगा, 3 पॉइंट कुछ होगा, हर एक का। इसका रीजन क्या है, क्योंकि एलिमेंट्स अपनी डिफरेंट आइसोटोप्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। जैसे क्लोरीन का मास आपने देखा होगा वो 35.5 होता है, आपने नोटिस किया होगा। और वो 35.5 क्यों होता है, क्योंकि उसकी कुछ फॉर्म 35 की फॉर्म में मिलती है और कुछ फॉर्म उसकी 37 की फॉर्म में मिलती है। तो इसका तरीका क्या है, अगर आपको कभी भी एवरेज एटॉमिक मास निकालना है तो उसका मास, जो भी एक मास है, इनटू में उसकी अबंडेंस, इनटू में सॉरी पहले उसका एक मास इनटू में उसकी अबंडेंस, प्लस में उसका दूसरा मास इनटू में उसकी अबंडेंस, प्लस में उसका तीसरा मास इनटू में उसकी अबंडेंस, और बाय में आ जाएगा 100। जो मास है और जितनी जितनी उसकी अबंडेंस है। देखो जैसे कि हमारे पास है 35 क्लोरीन, इसकी अबंडेंस होती है 75.77, दूसरा मास है 77, इसकी अबंडेंस होती है 24.23। मैंने इजी करने के लिए क्या किया है, इसका ये जो पहले वाला मास कितना है 35, इनटू में इसकी अबंडेंस ये मैंने 76 मान ली, प्लस में दूसरा मास कितना है 37, और इनटू में इसकी अबंडेंस कितनी मान ली 24, और बाय में क्या कर दोगे 100, तो यहाँ से आ जाएगा 35.5। गेटिंग माई पॉइंट और नोट, एक मास इनटू में अबंडेंस प्लस दूसरा मास इनटू में अबंडेंस, जितने भी मास दे रखे हैं इनटू में अबंडेंस करके डिवाइड कर दो 100 से, तो उसका एवरेज एटॉमिक मास आ जाएगा। एक और क्वेश्चन करेंगे, डोंट वरी। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब नंबर ऑफ एटम्स निकालने हैं यार, अब आपको ना मोल्स नहीं निकालने, तो पहले आप मोल्स निकाल लेना। मोल से पार्टिकल निकालना थोड़ा इजी रहेगा, ठीक है। जैसे आपको दे रखा है 52 ग्राम ऑफ हीलियम, इसमें आपको मोल्स निकालने हैं, कैसे निकाले जाएंगे। देखो सबसे पहली बात, आपको पता है कि जो 4 ग्राम ऑफ हीलियम है उसके अंदर 1 मोल होता है, और 1 मोल में कितने एटम होते हैं 6.022 इंटू 10⁻²3। 1 ग्राम में कितना हो जाएगा, यूनिटरी मेथड लगाओगे 6.022 इंटू 10⁻²3 बाई 4 एटम्स। उसके बाद 52 ग्राम में, गेटिंग माई पॉइंट और नोट, बात समझ में आ रही है।
भैया 4 ग्राम अगर हीलियम होता है, ये 1 मोल के कुल होता है, और 1 मोल में कितने होते हैं 6.022 इंटू 10 की पावर 23। 1 ग्राम में कितना हो जाएगा 6.022 इंटू 10 की पावर 23 डिवाइडेड बाय 4। अब 52 ग्राम दे रखा है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 6.022 इंटू 10 की पावर 23 बाई 4 इंटू 52, तो यहाँ से 13 से मल्टीप्लाई होके आंसर आएगा। उसके बाद आपको मोल्स दे रखे हैं हीलियम के। 1 मोल ऑफ हीलियम के अंदर कितने एटम्स होते हैं 6.022 इंटू 10 की पावर 23। उसके बाद 52 मोल्स ऑफ हीलियम में कितने एटम्स होंगे भाई, 1 मोल में इतने हैं, तो इसमें इतने हो जाएंगे। उसके बाद आपसे पूछा गया 52U मास दे रखा है इसका। 52U ऑफ हीलियम के अंदर कितने मास होते हैं। एक हीलियम के एटम का मास होता है 4U के अंदर 4U ऑफ हीलियम है 1 एटम। 1 में क्या आएगा 1/4 एटम, तो 52 में क्या हो जाएगा भैया 52 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 1/4 से, तो 13 एटम्स आ जाएंगे। क्या आपको बात समझ में आती है कि नहीं आती है, आनी चाहिए भाई, है ना। इसको क्या है, इसको आप मोल्स वाले डाटा से भी कर सकते थे। पहले मोल्स निकालो, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है गिवन मास बाय मोलर मास। गिवन मास कितना है 52 और हीलियम का मोलर मास होता है 4, तो यहाँ से 13 मोल्स आ गए। और एक मोल में कितने एटम होते हैं 6.022 इंटू 10 की पावर 23, तो यहाँ से मल्टीप्लाई करके बात आपकी बन जानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ कंपाउंड कंटेन 4.07% हाइड्रोजन, 24.27% कार्बन एंड 71.65% क्लोरीन। इट्स मोलर मास इज 98.96 ग्राम। व्हाट इज एम्पेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। इस तरह क्वेश्चन आ गया भाई, तो कैसे किया जाए। एम्पेरिकल फॉर्मूला मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वाले क्वेश्चन बनते हैं और बहुत इजी से क्वेश्चन बनते हैं। इसके लिए एक टेबल बनेगी, यही वाली टेबल जो आपको अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रही है, इसी टेबल को आप अच्छे से कर लेना, ये वाली जो टेबल है। सबसे पहले हमारे पास क्या होंगे एलिमेंट्स। एलिमेंट किस किस की बात की गई है, यहाँ पर हाइड्रोजन की बात की जा रही है, कार्बन की बात की जा रही है, क्लोरीन की बात की जा रही है, लिख लिया। फिर लिखोगे उनकी परसेंटेज, जो भी परसेंटेज गिवन है आपको दे रखी है 4.07, 24.27, 71.65। उसके बाद मोल्स निकाल लोगे। मोल्स कैसे निकाल सकते हैं भाई, प्राइम मिनिस्टर फॉर्मूला लगा देना, परसेंटेज बाय मोलर मास। परसेंटेज बाय मोलर मास, हाइड्रोजन की परसेंटेज कितनी है 4.07 बाई में इसका मोलर मास, इसकी 24.27 बाई में इसका मोलर मास, 71.65 बाई में इसका मोलर मास आ जाएंगे। तो यहाँ से कुछ मोल्स आएंगे, जैसे इसके आ जाएंगे 4.07, इसके आएंगे 2.02, इसके आएंगे 2.02, ये सारे के सारे मोल्स आ गए। इसके बाद आप थर्ड केस जो सोल्व करते हो वो करते हो सिंपलेस्ट रेशियो। सिंपलेस्ट रेशियो कैसे आएगा सर, जो इन मोल्स में सबसे छोटा नंबर आएगा, जो इन मोल्स में सबसे छोटा नंबर आएगा उससे डिवाइड करोगे। 4.07, 2.02, 2.02 में सबसे छोटा नंबर क्या है 2.02 है, तो यहाँ से आ जाएगा सिंपलेस्ट रेशियो, ये 2 1 1 यही आएगा, और यही इसका होल नंबर भी है। सिंपलेस्ट रेशियो के बाद होल नंबर, गेटिंग माय पॉइंट ऑन। सबसे पहले एलिमेंट लिखोगे, एक तरफ एलिमेंट लिख लिए, फिर उनकी परसेंटेज, फिर उनके मोल्स निकाल लोगे। मोल्स निकाल के सिंपलेस्ट रेशियो निकालोगे। सिंपलेस्ट रेशियो कैसे निकलता है, जो में सबसे छोटा नंबर है उससे डिवाइड कर दो। उसके बाद क्या करोगे होल नंबर, देख लेना होल नंबर जनरली आ जाते हैं, या फिर देख लेना किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके होल नंबर आएगा क्या। तो बेटा अब देखो यहाँ पर कार्बन के नंबर कितने हैं 1, हाइड्रोजन का नंबर कितने हैं 2, और क्लोरीन का नंबर कितने हैं 1। यही इसका क्या है, यही इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला है। अब आपको इसका मोलिकुलर फॉर्मूला निकालना है। मोलिकुलर फॉर्मूला कैसे निकलता है भाई, अगर आपको एम्पेरिकल फॉर्मूला पता है तो उसको मल्टीप्लाई कर दो n से, आपका गलत हो गया। अगर आपको मोलिकुलर फॉर्मूला निकालना है और आपको एम्पेरिकल फॉर्मूला पता है तो उसको मल्टीप्लाई कर दो n से। सर ये n कैसे आएगा, ये n आएगा मोलर मास बाय एम्पेरिकल मास। मोलर मास दे रखा है, ये दे रखा है 98.96। एम्पेरिकल मास कैसे आएगा, एम्पेरिकल फॉर्मूला के मास को सम कर दो 49.5, तो यहाँ से आ गया 2। मोलिकुलर फॉर्मूला क्या हो जाएगा n इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला, n क्या है 2, और एम्पेरिकल फॉर्मूला कितना है भाई, एम्पेरिकल फॉर्मूला ये रहा CH2Cl, तो यहाँ से आपका मोलिकुलर फॉर्मूला बन जाएगा C2H4Cl2। क्लियर है। अच्छा अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने एक क्वेश्चन किया है मास परसेंटेज वाला, तो आप लोगों ने बताना है व्हाट इज द मास परसेंटेज ऑफ कार्बन इन कार्बन डाइऑक्साइड। ये तो अभी 1 मिनट पहले ही करके आए ना, मुझे ऐसा लगता है कि ये तो आप बहुत इजीली कर सकते हो। बताओ कार्बन की मास परसेंटेज कितनी होगी कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वाटर प्रोड्यूस्ड बाय कंबशन ऑफ 16 ग्राम ऑफ मीथेन। अगर आपने 16 ग्राम मीथेन की कंबशन करा दी तो आपके पास कितना वाटर बनेगा। आपको पता होगा कि ये एक हाइड्रोकार्बन है, कंबशन यानी कि आप ऑक्सीजन लोगे, और ऑक्सीजन लोगे तो 2 प्रोडक्ट बनते हैं हाइड्रोकार्बन की कंबशन के बाद, CO2 एंड वाटर। स्टोइक्योमेट्री वाला कंसेप्ट यहाँ पर लगाया जा सकता है। आप मोल में डाटा देखो तो ये 1 मोल है, ये 2 मोल है, ये 1 मोल है, ये 2 मोल है। या फिर आप ऐसे भी देख सकते हो, यहाँ पर CH4 का मास कितना बनेगा, यहाँ पर CH4 का मास बनेगा 16 ग्राम। ऑक्सीजन का मास कितना, ऑक्सीजन का मास होता है 16, 2 ऑक्सीजन होते हैं तो 32, बट यहाँ पे तो टोटल 4 ऑक्सीजन है 64 ग्राम। CO2 कितना बन रहा है, कार्बन 1 है
और ऑक्सीजन का कार्बन का 12 होता है, ऑक्सीजन का 16 × 2 32, तो ये बनता है 44 ग्राम। एंड यहाँ पर वाटर बन जाता है 36 ग्राम। तो ये हमें सीधा सीधा दिखाई दे रहा है कि अगर 16 ग्राम मीथेन को कंबशन कराया जाए तो कितना वाटर बनता है 36 ग्राम। अगर ये बोलता 160 ग्राम का कंबशन करा रहा है, भाई 16 में 36 बन रहा है तो 160 में कितना बनता 360 ग्राम। इस तरह से ये इजीली क्वेश्चन हो सकता था। अगला क्वेश्चन है इन 3 मोल्स ऑफ इथेन। इथेन के कितने मोल्स दे रखे हैं भैया आपको? 3 मोल्स दे रखे हैं। 3 मोल्स ऑफ इथेन C2H6। आपसे क्या पूछा गया है? सबसे पहली बात, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन एटम। आप ये देखो कि 1 मोल ऑफ इथेन के अंदर कितने कार्बन एटम है? कार्बन के 2 एटम होते हैं, 2 मोल्स ऑफ कार्बन एटम होते हैं। 3 मोल्स के अंदर कितने हो जाएंगे? इसके 3 टाइम्स, यानी कि 6 मोल्स ऑफ कार्बन एटम। उसके बाद आपसे पूछा गया है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ इथेन। मॉलिक्यूल्स पूछे हैं, समझना ये बात, पूछा क्या गया है? एटम पूछे गए हैं, आयन पूछे गए हैं, मॉलिक्यूल पूछे गए हैं। इथेन इटसेल्फ अ मॉलिक्यूल। अगर 1 मोल ऑफ इथेन है तो उसके अंदर उसके कितने मॉलिक्यूल होते हैं भाई? 1 मोल। 1 मोल आपको पता होगा, 1 मोल एवोगाड्रो नंबर को बोलते हैं। और कितने होते हैं? 6.022 × 10⁻²3। तो अगर 1 मोल ऑफ इथेन है तो इसके अंदर कितने मॉलिक्यूल होंगे? 6.022 × 10⁻²3 मॉलिक्यूल ऑफ इथेन। अब 3 मोल्स में पूछे गए हैं तो इसका 3 टाइम्स, यानी कि 18.066 × 10⁻²3। अच्छा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम पूछे गए हैं। नंबर ऑफ मोल्स, अच्छा हाइड्रोजन एटम नहीं पूछे, मोल्स पूछे हैं। अगर हाइड्रोजन एटम पूछता तो एक अलग सीन होता, मोल्स वर्ड नहीं आता ना यहाँ पे, तो हाइड्रोजन एटम तो एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई होते, ठीक है, बट आपसे मोल पूछे गए हैं। तो सबसे पहले आप ये देखो, अगर C2H6 का, इथेन का 1 मोल है तो इसके अंदर कितने हाइड्रोजन एटम है? 6 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम है। 3 मोल्स के अंदर कितने हो जाएंगे? 18 मोल्स। बात क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही है भाई? भैया C2H6 में कितने हाइड्रोजन एटम है? 6 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम है। और 3 मोल्स में कितने हो जाएंगे? 18 हो जाएंगे। अगला है हाउ मच कॉपर कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम 100 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट। इजीली किया जा सकता है। सबसे पहले तो आप मोलर मास निकाल लो कॉपर सल्फेट का। कॉपर का होता है 63.5, सल्फर का होता है 32, ऑक्सीजन का होता है 64। तो यहाँ से हमारे पास आ गया 159.5 ग्राम पर मोल, ये आ गया। अब आपको पता है 159.5 ग्राम अगर कॉपर सल्फेट है तो यहाँ से कॉपर कितना मिलता है मुझे? 63.5 ग्राम। अगर मैं 1 ग्राम कॉपर सल्फेट की बात करूं, यूनिटरी मेथड आ जाएगा। यूनिटरी मेथड यानी कि ये पोर्शन अपॉन में चला जाएगा, 63.5 बाय 159.5 ग्राम ऑफ कॉपर। अब आपसे कितना कॉपर सल्फेट पूछा गया है? आपसे पूछा गया है 100 ग्राम कॉपर सल्फेट में। तो भैया 1 ग्राम कॉपर सल्फेट से जब इतना कॉपर मिलता है तो इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 39.8 ग्राम ऑफ कॉपर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन 16 ग्राम ऑफ मीथेन। बताओ भाई। अब आपको, अब देखो इजी रहता है कि पहले मोल्स निकाल लेना, बट मोल्स निकालने से पहले आप ये देखो CH4 एक मॉलिक्यूल है, इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? जितना एटॉमिक नंबर होता है ना, उतने ही प्रोटॉन्स होते हैं, उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, तो यहाँ पर इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1 इलेक्ट्रॉन, बट यहाँ पर हाइड्रोजन 4 है, तो यहाँ पर ये हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन। तो 1 मॉलिक्यूल ऑफ CH4 के अंदर कितने होंगे? 6 + 4 10 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब आप ये देखो कि CH4 के मोल्स कितने बनेंगे? नंबर ऑफ मोल्स, आपको मास गिवन है, मास से मोल्स कैसे निकलते हैं? गिवन मास बाय मोलर मास, तो 16/16 कितने आ गए? 1 मोल आ गया भाई। अब 1 मोल ऑफ CH4 के अंदर कितने मॉलिक्यूल बनेंगे? 6.022 × 10⁻²3, ये एवोगाड्रो नंबर होता है। 6.022 × 10⁻²3 मॉलिक्यूल्स ऑफ CH4 के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? भैया एक मॉलिक्यूल में 10 इलेक्ट्रॉन है, तो इसमें कितने होंगे? इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे? 6.022 × 10⁻24 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। गेटिंग माय पॉइंट और नोट? सबसे पहले CH4 के एक मॉलिक्यूल में देख लिया आपने 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, फिर आपने मोल्स निकाल लिए। मोल्स 1 मोल आया है, 1 मोल यानी कितने मॉलिक्यूल? 6.022 × 10⁻23 मॉलिक्यूल आ गए। क्लियर? अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटम्स। तो नंबर ऑफ एटम्स निकालने हैं तो सबसे पहले इनके नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेना है ना, और मोल्स आ जाएंगे तो एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दोगे तो सबके एटम्स आ जाएंगे। तो सबके नंबर ऑफ मोल्स कैसे आएंगे? गिवन मास बाय मोलर मास। इसको सिंपली आप ऐसे याद रख सकते हो, वॉशिंग मशीन। अच्छा, सबका गिवन मास कितना है? 1 1 1 1। मोलर मास गोल्ड का कितना होता है? 197, सोडियम का 23, लिथियम का 3, और Cl2 का होता है 71, क्लोरीन का 35.5 होता है, Cl2 का 71 हो जाएगा। तो यहाँ से सबके मोल्स आ गए। मोल से एटम्स निकालने हैं तो कैसे? इनको सबको मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा 6.022 × 10⁻23 से। अब याद रखिए जिसका डिनोमिनेटर सबसे छोटा है, जिसका मोलर मास सबसे कम है, क्योंकि देखो
मास तो सबका ही सेम था, 1 1 1 है, तो जिसका डिनोमिनेटर सबसे छोटा होगा, जिसको सबसे छोटे नंबर से डिवाइड किया गया, ऑब्वियसली उसके अंदर एटम सबसे ज्यादा आएंगे, तो सबसे छोटे नंबर से इसको डिवाइड किया गया है, तो हमारे पास सबसे ज्यादा एटम्स किसके अंदर होंगे, 1 ग्राम ऑफ लिथियम हैज लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटम्स। अब दूसरा क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं कि सबसे कम नंबर ऑफ एटम्स किसके पास होंगे, इस गिवन केस में सबसे कम नंबर ऑफ एटम्स किसके पास होंगे। अगला क्वेश्चन है, अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज नॉट करेक्ट अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। आप लोगों ने 10th से आए हो, 10th में आप लोगों ने एक चैप्टर पढ़ा होगा, पहले चैप्टर है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, है ना, उसमें बैलेंसिंग सीखते हो। कंजर्वेशन ऑफ मास का मतलब क्या होता है, जितना मास रिएक्टेंट का है उतना ही मास प्रोडक्ट का होना चाहिए। अब आपको क्या लगता है कि इसमें से कौन सी रिएक्शन है जो बैलेंस नहीं है, जो रिएक्शन बैलेंस नहीं होगी वही लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो नहीं कर रही है, कमेंट सेक्शन में जरूर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, डिटरमाइन द मोलिकुलर फॉर्मूला एन ऑफ an oxide of iron in which the mass percentage of iron and oxygen are। आयरन का एक ऑक्साइड है जिनकी मास परसेंटेज आपको दे रखी है, कितनी दे रखी है भाई, एक दे रखी है 69.9 और एक दे रखी है 30.1 रिस्पेक्टिवली। गिवन दैट मोलर मास ऑफ ऑक्साइड, मोलर मास दे रखा है, तो अब यहां से आपको इसका मोलिकुलर फॉर्मूला निकालना है, एम्पेरिकल तो निकालना पड़ ही जाएगा। तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला मैंने बताया था, टेबल कैसे बनाओगे, सबसे पहले एलिमेंट, फिर परसेंटेज, फिर मोल्स, सिंपलेस्ट रेशियो और होल नंबर रेशियो। सबसे पहली बात, एलिमेंट क्या क्या है, आयरन एंड ऑक्सीजन, उसकी परसेंटेज है, एक की 69.9 है, दूसरे की 30.1 है। नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकलेंगे, प्राइम मिनिस्टर करके, ऊपर परसेंटेज, नीचे मोलर मास। परसेंटेज है 69.9 और इसका मोलर मास कितना है भाई, आयरन का 55.85, यह 30.1 और इसका मोलर मास कितना है 16। तो यहाँ से इसके नंबर ऑफ मोल्स आ गए हैं, यहाँ से इसके नंबर ऑफ मोल्स आ गए हैं 1.25 1.88, नंबर ऑफ मोल्स आ गए। सिंपलेस्ट रेशियो कैसे निकलता है, जो इनमें से छोटा नंबर है उससे डिवाइड करो, जो इनमें सबसे छोटा नंबर होगा। तो जैसे कि यहाँ पर ये हो जाएगा 1.25 बाई 1. इनमें से दोनों में से तो 1.25 छोटा है, तो इसको डिवाइड कर दोगे 1.25 से, तो यहाँ से आ गया 1। ये 1.88 को भी डिवाइड कर दोगे 1.25 से, तो यहाँ से आ गया 1.5। अब इसको होल नंबर में बदलना है। अब ये 1 है, ये 1.5 है, तो होल नंबर में कैसे बदलेंगे, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, तो ये हो गया 2 और ये हो गया 3। तो बेटा यहाँ से एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या बन गया आपका, Fe2O3। क्या बन गया, Fe2O3। अब आपने इसका मोलिकुलर फॉर्मूला निकालना है। मोलिकुलर फॉर्मूला कैसे निकलता है, अगर आपको एम्पेरिकल फॉर्मूला पता है तो उसको मल्टीप्लाई कर दो n से, तो आपका मोलिकुलर फॉर्मूला आ जाएगा। अब n कैसे निकलता है, n निकलता है मोलर मास बाय एम्पेरिकल फॉर्मूला मास। मोलर मास कितना दे रखा है 159.8 और एम्पेरिकल मास कैसे निकलेगा, एम्पेरिकल फॉर्मूला मास से, तो फॉर्मूला से ये निकल जाएगा, आयरन का 2 × 56 समथिंग ये आ जाएगा 159.8, तो n यहाँ से क्या आ गया 1। तो मोलिकुलर फॉर्मूला क्या होता है, n इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला, n इज 1 और एम्पेरिकल फॉर्मूला हमारे पास Fe2O3 है, तो 1 इंटू Fe2O3 इज Fe2O3, है ना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कैलकुलेट मास ऑफ 112 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ हाइड्रोजन गैस एट एसटीपी। सेंटीमीटर क्यूब का मतलब मिलीलीटर भी होता है। कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ 34 ग्राम ऑफ अमोनिया एट एसटीपी। चलो, तो इसमें क्या है कि इसमें एक पोर्शन दे रखा है, उससे दूसरा निकालना है, यानी कि आपको वॉल्यूम दे रखा है उससे मास निकालना है, और एक जगह पर आपको दे रखा है मास, उससे वॉल्यूम निकालना है। तो ये बात जाएंगी कैसे, तो बेटा सबसे पहले आप निकालोगे मोल्स और फिर मोल्स से अलग डाटा में जाएंगे। सबसे पहले आपको मिलीलीटर दे रखा है ना, मिलीलीटर दे रखा है तो पहले मोल्स निकाल लो, है ना। मोल्स कैसे निकलते हैं वॉल्यूम से, गिवन वॉल्यूम बाय 22.4, तो गिवन वॉल्यूम कितना है 112 और 22.4 को मिलीलीटर में लिख लेंगे, तो यहाँ से हमारे पास मोल्स आ गए। अब मोल से हमें मास निकालना होता है। मोल से मास कैसे निकाल, देखिए मोल से कोई भी डाटा सोल्व करना हो तो मल्टीप्लाई करते हैं। मोल से अगर मास निकालना हो, मैंने लिखवाया था ना, अगर आपको मोल से मास निकालना है तो आप मल्टीप्लाई कर देते हो मोलर मास से। तो यहाँ पर 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन का मास होता है 2 और 1/200 मोल्स का मास, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0.01 ग्राम आ जाएगा। उसके बाद वॉल्यूम निकालना है 34 ग्राम ऑफ अमोनिया के अंदर। वॉल्यूम कैसे निकालना चाहिए भाई, सबसे पहला काम आप लोग क्या करोगे बेटा, यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स निकाल लोगे। मास दे रखा है, मास दे रखा है गिवन मास बाय मोलर मास, या कह सकते हैं वॉशिंग मशीन, गिवन मास बाय मोलर मास। गिवन मास कितना है 34 और इसका मोलर मास कितना है, मोलर मास NH3 का कितना होता है, नाइट्रोजन का होता है 1 और हाइड्रोजन का होता है, यहाँ पर नाइट्रोजन का 1 नहीं होता, नाइट्रोजन का होता है 14, हाइड्रोजन का होता है 1 × 3 3 हो जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा 17। तो यहाँ से 2 मोल्स आ गए। 1 मोल ऑफ अमोनिया का मास, अच्छा वॉल्यूम निकालना है। 1 मोल ऑफ अमोनिया का वॉल्यूम कितना होता है 22.4 लीटर, 2 मोल्स का कितना हो जाएगा 44.8 लीटर, तो यहाँ से हमारे पास आंसर आ जाएगा 44.8 लीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्लोरीन इज प्रिपेयर्ड इन लैब बाय ट्रीटिंग मैग्नीज डाइऑक्साइड विद एक्वस हाइड्रोक्लोरिक एसिड अकॉर्डिंग टू द रिएक्शन। ठीक है, हमारे ये रिएक्शन है, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ HCl रिएक्ट विद 5 ग्राम ऑफ NO2। ये स्टोइकियोमेट्री वाले होते हैं, बहुत इजी से क्वेश्चन होते हैं। आप बस ये देख लो कि आपसे क्या पूछा गया है
और किसके साथ रिलेशन देखा दिया गया है, बस उनके साथ कंपेयर कर देना। अच्छा, ये हमारे पास रिएक्शन है, ये बेटा जी हमारे पास रिएक्शन रहने वाली है 4HCl प्लस MnO2 गिव्स 2H2O प्लस MnO2 प्लस Cl2। ठीक है, अब आपसे सारा डाटा ग्राम्स में पूछा गया है तो सारे डाटा को ग्राम्स में लिख लो भाई। 4 मोल्स ऑफ HCl कितने ग्राम होते हैं? 146 ग्राम। MnO2 का मास 87 ग्राम बन जाएगा। 2 मोल ऑफ वाटर का मास 36 ग्राम बनेगा। MnCl2 का मास 126 ग्राम बनेगा और Cl2 का मास कितना बनेगा भाई? 71 ग्राम। लिख लिया भैया, ये रिएक्शन थी, रिएक्शन का नीचे मास लिख लिया। अब क्या पूछा गया है? हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ HCl रिएक्ट विद 5 ग्राम ऑफ MnO2। तो आप देखो कि किस किस के बारे में पूछा गया है। आपसे पूछा गया है HCl एंड MnO2, ये रहा। हाउ मेनी ग्राम ऑफ HCl रिएक्ट्स विद 5 ग्राम ऑफ NO2। तो आप देखो MnO2 और HCl का रिलेशन भैया, जब MnO2 87 ग्राम है तो उस टाइम HCl कितना है? 146। अगर MnO2 1 ग्राम होता तो यूनिटरी मेथड 146/87 हो जाता। अब आपसे कितने ग्राम MnO2 है? 5 ग्राम MnO2 है, तो 5 ग्राम के लिए जो भी है, तो मतलब 5 को आप लोग मल्टीप्लाई कर दोगे, किससे मल्टीप्लाई कर दोगे? 1 वाले से। 1 वाला डाटा क्या है? 146/87। आपको मेरी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? बेटा देखो, ये स्टोइकियोमेट्री वाले क्वेश्चन होते हैं, पूरी की पूरी टेबल को लिख दोगे जो भी आपको रिएक्शन दे रखी है। फिर आप ये देखोगे कि सारे का सारा डाटा आपने ग्राम्स में लिख दिया, या जो भी पूछा गया था। कई बार मोल्स में पूछ लिया जाता है, कई बार मोल्स ग्राम में पूछ लिया जाता है, तो उनको हम लिख देते हैं। तो आपसे ग्राम्स में पूछा गया था। अब आप ये देखा करो कि आपसे क्या पूछा गया है और किसके साथ रिलेशन पूछा गया है। अब यहाँ पर सिर्फ HCl और MnO2 का रिलेशन पूछा गया है। तो भैया कितने ग्राम HCl चाहिए 5 ग्राम MnO2 के साथ रिएक्शन के लिए? तो आपको पता है अगर 87 ग्राम MnO2 है तो HCl कितना है? 147। अगर ये 1 ग्राम होता तो 146/87, और 5 ग्राम MnO2 में क्या हो जाएगा? 146/87 इंटू में 5 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन की एक सिंपल सी ट्रिक मैंने बच्चों को करा रखी है। क्या? लो, प्यारे, रोज, नजारे, LPRN। अगर मैं कभी भी लेफ्ट में मूव करता हूं तो पावर पॉजिटिव हो जाती है, और अगर कभी हम राइट में मूव करते हैं तो पावर नेगेटिव हो जाती है। ठीक है। अच्छा, साइंटिफिक नोटेशन क्या होता है? किसी भी नंबर को n इंटू 10 की पावर n की फॉर्म में लिखना। और ये n क्या होता है? अ नॉन जीरो नंबर, अ नॉन जीरो नंबर टू द लेफ्ट ऑफ डेसिमल। डेसिमल के लेफ्ट में एक नॉन जीरो नंबर होना चाहिए। आपको पहला नंबर दे रखा है 0.0048, तो 0.0048 को कैसे लिखेंगे? डेसिमल को इधर लेके जाऊंगा 1 2 3, ये क्या हो जाएगा? 4.8 इंटू 10 की पावर। अब हम राइट में गए हैं, राइट में गए हैं तो पावर नेगेटिव होती है, 10 की पावर हो जाएगी -3। ये हमारे पास है 2 3 4 000 है। इसमें डेसिमल नहीं दे रखा तो डेसिमल लास्ट में लगा दूंगा। तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये क्या हो जाएगा? 2.34। हम लोगों ने लेफ्ट में मूवमेंट की है तो 10 की पावर क्या हो जाएगी? 10 की पावर हो जाएगी +5। उसके बाद है हमारे पास 8008। इसमें भी डेसिमल कहीं नहीं दे रखा तो डेसिमल लास्ट में लगाऊंगा 1 2 3, तो ये क्या हो जाएगा? 8.008 इंटू 10 की पावर क्या? आप लोगों ने मूवमेंट लेफ्ट में की है, लेफ्ट में करते हैं तो 10 की पावर प्लस हो जाती है। 500.0 है तो डेसिमल इधर, तो क्या हो जाएगा? 5.00। लेफ्ट में मूवमेंट की है तो 10 की पावर +2। 6.0012 है, इसमें तो डेसिमल को कहीं नहीं लेके जा रहा, तो 10 की पावर क्या हो जाएगी बेटा? यहाँ से 0 हो जाएगी। तो इस तरह से साइंटिफिक नोटेशन कर लोगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ शुगर इन मोल पर लीटर इफ इट्स 20 ग्राम आर डिजोल्व इन इनफ वाटर टू मेक अ फाइनल वॉल्यूम अप टू 2 लीटर। तो मास ऑफ सोल्यूट आपको दे रखा है 20 ग्राम। मोलर मास ऑफ सोल्यूट, शुगर का मोलर मास कितना होता है भाई? 342 ग्राम होता है। याद होना चाहिए बेटा, 2 4 ये जो बहुत इंपॉर्टेंट से है ना। जैसे मैं आपको बोलता हूँ वाटर का कितना होता है? 18 होता है। बाकी कमेंट सेक्शन में आप बताना कि ग्लूकोज का मोलर मास कितना बनेगा। ठीक है। और वॉल्यूम आपको दे रखा है 2 लीटर कह लो या फिर 2000 मिलीलीटर कह लो। मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? मोलैरिटी का सिंपल सा फॉर्मूला होता है, न्यूमेरिकल करना है तो वॉशिंग मशीन 1000 में देगी विमला। वॉशिंग का मतलब क्या होता है? मास ऑफ सॉल्यूट। मास ऑफ सॉल्यूट कितना है? 20। मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, शुगर का मोलर मास कितना होता है भाई? 342 इंटू में 1000। एंड वॉल्यूम कितना दे रखा है? 2 लीटर। 2 लीटर कह लो या फिर 2000 मिलीलीटर कह लो। ये 00 का ये 10 हो जाएगा, 10/342, तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 0.058 मोल पर लीटर आ जाएगा। अगला है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मोलैरिटी एंड मोलैलिटी। मोलैरिटी क्या होती है भाई? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन।
ये मोल्स ऑफ सोल्यूट इन पर लीटर। ये किसकी बात करता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड इन पर किलोग्राम मास ऑफ सोल्यूट। वो क्या होता है? मोलैरिटी क्या होती है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इन पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। और मोलैरिटी क्या होती है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इन पर किलोग्राम मास ऑफ सोल्यूट। यहीं से फॉर्मूला बन जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट मास ऑफ सोल्यूट इन किलोग्राम। इसकी यूनिट क्या बन जाएंगी? मोल्स पर लीटर, या फिर ये याद नहीं रहता तो नाम याद रखो मोलर। इसकी यूनिट क्या बन जाएंगी? मोल्स पर केजी या फिर मोलर। अगर आपको मोलैरिटी के न्यूमेरिकल करने हैं ना इजीली, तो इसका फॉर्मूला क्या होएगा? वॉशिंग मशीन 1000 में देगी विमला। और मोलैरिटी के न्यूमेरिकल अगर करने हैं इजीली, तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? वॉशिंग मशीन 1000 में आएगी, कहाँ से आएगी बिरादर? वॉशिंगटन से आएगी, है ना। और मोलैरिटी क्या होता है? अच्छा, डब्ल्यू बीज मास ऑफ सोल्यूट, एम बीज मोलर मास ऑफ सोल्यूट, डब्ल्यू ए जी मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम। इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताता चलूँ कि जो मोलैरिटी है, मोलैरिटी एक मास बाय वॉल्यूम कंसेप्ट है। तो टेम्परेचर बढ़ने से वॉल्यूम बढ़ेगा, और वॉल्यूम बढ़ेगा तो मोलैरिटी घटेगी। मोलैरिटी एक मास बाय मास कंसेप्ट है, और मास टेम्परेचर के साथ चेंज नहीं होता। जब मास टेम्परेचर के साथ चेंज नहीं होगा तो मोलैरिटी भी चेंज नहीं होगी। सबसे मेन डिफरेंस ये होता है कि मोलैरिटी पे टेम्परेचर का कोई फर्क नहीं पड़ता, और मोलैरिटी टेम्परेचर बढ़ाने से घट जाती है। अगला क्वेश्चन है, 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन हैज सेम नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स एज इन। 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन के अंदर जितने मोल्स होंगे उतने ही, सॉरी जितने मॉलिक्यूल्स होंगे उतने ही मॉलिक्यूल्स किसके अंदर मिलेंगे? मोल्स निकाल लोगे। अब आप ये देखो कि 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन के मोल्स किसके साथ मैच कर रहे हैं। कमेंट सेक्शन में इसका भी आंसर आप लोगों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द एम्पेरिकल फॉर्मूला एंड मोलिकुलर मास ऑफ अ कंपाउंड आर CH2O एंड 180 ग्राम रिस्पेक्टिवली, व्हाट विल बी द मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड। तो कैसे होगा भाई? देखो, तो आपको एम्पेरिकल फॉर्मूला तो दे रखा है। एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या है? एम्पेरिकल फॉर्मूला है CH2O। तो इसको अगर मैं n से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे पास मोलिकुलर फॉर्मूला भी आ जाएगा। तो सबसे पहले मैं n निकाल लूंगा। n का फॉर्मूला क्या होगा? n का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? n का फॉर्मूला होता है हमारे पास मोलिकुलर मास बाय एम्पेरिकल मास। अब मोलिकुलर मास कितना दे रखा है इसका? 180 ग्राम। एम्पेरिकल मास इसके मोलिकुलर फॉर्मूला से आएगा जो कि 30 आ रहा है, तो 6 आ जाएगा। तो 6 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो C6 हो जाएगा, H12 हो जाएगा, और वो भी हमारे पास 6। यही इसका क्या बन जाएगा? मोलिकुलर फॉर्मूला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, N2 + 3H2 gives 2NH3, कैलकुलेट द मास ऑफ अमोनिया प्रोड्यूस्ड इफ 2 × 10³ 3 ग्राम, यानी कि 2 किलो नाइट्रोजन की बात कर रहा है। 1 × 10³ यानी कि 1 किलो हाइड्रोजन है। विल एनी ऑफ द रिएक्टेंट रिमेन्स अनरिएक्टेड, इफ यस विच वन एंड व्हाट वुड बी इट्स मास। यहाँ पे ना थोड़ा लिमिटिंग रिएजेंट वाला कंसेप्ट लगाया गया है। तो लिमिटिंग रिएजेंट वाले कंसेप्ट को समझने के लिए मैं आपको बहुत स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा कि जब भी ऐसे क्वेश्चन आ जाए ना, तो बेटा आप लोगों ने करना क्या है? आप लोगों ने सबसे पहले तो मोल्स निकाल लेने हैं। मोल्स निकाल लोगे तो सबसे पहली बात, 2000 ग्राम नाइट्रोजन में कितने मोल्स आएंगे? मोल्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? वॉशिंग मशीन गिवन मास बाय मोलर मास। 2000 है, मोलर मास कितना बनेगा नाइट्रोजन का? ये 28 बनेगा, तो यहाँ से इसके मोल्स आ जाएंगे 71.43। उसके बाद हाइड्रोजन के मोल्स, हाइड्रोजन के मोल्स कैसे आएंगे भाई? वही वॉशिंग मशीन, वॉशिंग इज मास कितना है 1000, और मोलर मास हाइड्रोजन का है 2, तो बेटा ये बन जाएगा हमारे पास 500। तो अब नंबर ऑफ मोल्स आ गए। अब आपको लिमिटिंग रिएजेंट निकालना है। लिमिटिंग रिएजेंट कैसे निकलेगा? इनको कोफिशिएंट से डिवाइड कर दो। जैसे कि ये है 71.43 और ये है 500। रिएक्शन में नाइट्रोजन का कोफिशिएंट कितना है? 1, और इसका कोफिशिएंट कितना है? 3। तो जो छोटा आएगा ना वो लिमिटिंग रिएजेंट आएगा। तो यहां से लिमिटिंग रिएजेंट हमारे पास क्या आ गया? N2 इज लिमिटिंग रिएजेंट। अब क्वेश्चन आपसे पूछा गया, कैलकुलेट द मास ऑफ अमोनिया प्रोडक्ट। देखो बेटा, कभी भी आपसे प्रोडक्ट पूछा जाए कितना बनेगा, तो ऐसे केसेस में हमेशा लिमिटिंग रिएजेंट के साथ उसका रिलेशन देखो। तो लिमिटिंग रिएजेंट तो N2 है। तो जब 1 मोल ऑफ N2 है तो 2 मोल्स ऑफ NH3 बनते हैं। 1 मोल ऑफ N2 गिव्स 2 मोल्स ऑफ NH3। तो नाइट्रोजन के कितने मोल हैं? 71.43। तो इसके डबल मोल्स बनेंगे, यानी कि 142.86 मोल्स बनेंगे। इतने मोल्स बनेंगे ना भाई। जब 1 मोल अमोनिया से 2 मोल, 1 मोल नाइट्रोजन से 2 मोल्स ऑफ अमोनिया बनते हैं, तो 71.43 मोल से कितने बनेंगे? उसके डबल बन जाएंगे। अब मोल्स को मास में कन्वर्ट कर लो। आई थिंक मोल्स को मास में कन्वर्ट करना आता है। कैसे करते हैं? मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दो, तो बेटा यहां पर ये आपका आंसर आ जाएगा। अब अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि इनमें से कौन अनरिएक्टेड बचेगा? भैया, लिमिटिंग रिएजेंट होता है जो रिएक्शन में कंप्लीटली कंज्यूम हो जाए। एक्सेस रिएजेंट होता है जो रिएक्शन में कंप्लीटली कंज्यूम ना हो पाए, है ना। तो कंप्लीटली कंज्यूम कौन नहीं हो पाएगा? हाइड्रोजन नहीं कंज्यूम हो पाएगा। अब कितना हाइड्रोजन कंप्लीटली कंज्यूम नहीं हो पाएगा? आप देखो, नाइट्रोजन 2000 ग्राम था, वो तो पूरा कंज्यूम हो गया। अमोनिया कितना बना है? 2428, यानी कि 428 ग्राम क्या लगा होगा यहाँ पर? हाइड्रोजन लगा होगा। बाकी क्या बच गया? बाकी क्या बच गया? बाकी हमारे पास बचेगा ये भाई, बाकी हमारे पास हाइड्रोजन बचेगा। गेटिंग माई पॉइंट और नॉट?
अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ CO2 प्रोड्यूस्ड व्हेन 1 मोल ऑफ कार्बन इज बर्न्ड इन एयर। कार्बन है, उसको ऑक्सीजन में बर्न किया, CO2 बन गया, तो पूछा गया है कितना बनेगा। अगर 1 मोल ऑफ कार्बन है तो CO2 कितना बनता है भाई, 1 मोल यानी कि मास में अगर मैं बात करूं तो 44 ग्राम। 1 मोल ऑफ कार्बन इज बर्न्ड इन 60 ग्राम ऑफ डाई ऑक्सीजन। ठीक है, देखो बेटा, एक मोल में है, दूसरा ग्राम्स में, ये बात अच्छी से लग रही, दोनों को मोल्स में कन्वर्ट कर लो। तो दोनों को जब मोल्स में करोगे ना, तो ऑक्सीजन का नंबर ऑफ मोल्स कितने बनेंगे, 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन के हिसाब से। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होता है गिवन मास बाय मोलर मास, तो 16/32, तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.5 मोल्स। तो एक हमें दे रखा है 1 मोल और एक दे रखा है 0.5 मोल, दोनों को डिवाइड करूंगा कोफिशिएंट से, इसका कोफिशिएंट है 1, कार्बन का कोफिशिएंट है 1, ऑक्सीजन का कोफिशिएंट है 1, तो यहाँ पर लिमिटिंग रिएजेंट कौन बनेगा, O2। तो अब आप O2 के साथ रिलेशन देखोगे इसका, कि 1 मोल ऑफ O2 गिव्स 1 मोल ऑफ CO2, 0.5 मोल्स ऑफ O2 गिव्स 0.5 मोल्स ऑफ CO2, और 0.5 मोल्स ऑफ CO2 का मतलब क्या है, 22 ग्राम। आगे पूछ रहा है 2 मोल्स ऑफ कार्बन है, 16 ग्राम ऑफ डाइऑक्सीजन है। भैया 2 मोल कार्बन के साथ 16 ग्राम ऑक्सीजन रिएक्शन थोड़ी करेगा, है। यहाँ पर भी कौन सा कंसेप्ट लगेगा, लिमिटिंग रिएजेंट वाला कंसेप्ट लगेगा। तो लिमिटिंग रिएजेंट कैसे आएंगे, 2 मोल्स कार्बन के दे रखे हैं, ऑक्सीजन के मोल्स निकाल लोगे, ऑक्सीजन के मोल्स कितने हैं, 0.5। लिमिटिंग रिएजेंट कभी भी निकालने हो पहले मोल्स निकालना, पहले मोल्स निकालना, मोल्स निकाल लोगे फिर कोफिशिएंट से डिवाइड करोगे, इसको डिवाइड किया जाएगा 1 से, इसको डिवाइड किया जाएगा 1 से, तो लिमिटिंग रिएजेंट ये बनेगा। लिमिटिंग रिएजेंट के साथ प्रोडक्ट का रिलेशन देखना, 1 मोल ऑफ O2 से क्या बनता है, 1 मोल ऑफ CO2, 0.5 मोल ऑफ CO2 से क्या बनता है, 0.5 मोल ऑफ CO2, यानी कि ये भी कितना बनेगा हमारे पास, 22 ग्राम बन जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अ सैंपल ऑफ ड्रिंकिंग वाटर फाउंड टू बी severely contaminated, ऐसे ही कुछ लिखा हुआ है ये, विद क्लोरोफॉर्म सपोज टू बी कार्सिनोजेनिक इन नेचर, हार्मफुल है नेचर में। द लेवल ऑफ कंटेमिनेशन वाज 15 ppm, 15 ppm बाय मास, एक्सप्रेस दिस इन परसेंटेज बाय मास, डिटरमाइन द मोलैलिटी ऑफ क्लोरोफॉर्म इन वाटर सैंपल। इस क्वेश्चन को कैसे किया जाए, देखो 15 ppm का मतलब क्या है, पार्ट्स पर मिलियन। इसका मतलब ये है कि 15 पार्ट्स क्लोरोफॉर्म के हैं और बाकी पार्ट सॉल्यूशन के हैं। 15 पार्ट सॉल्यूशन के मतलब क्या है कि 15 ग्राम क्लोरोफॉर्म है इन 10 की पावर 6 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। आपको इसकी मास परसेंटेज निकालनी है, मास परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है, मास ऑफ कंपोनेंट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन, परसेंटेज जब भी निकालते हैं इनटू में 100। तो यहाँ पर इसका मास कितना दे रखा है, 15 ग्राम है, बाय में सॉल्यूशन 10 की पावर 6 और परसेंटेज निकालते हैं 100, तो याद आएगा। मोलैलिटी निकालनी, मोलैलिटी भी निकालनी सिखाई थी, वॉशिंग मशीन 1000 में आएगी, वॉशिंगटन से। वॉशिंग इज मास ऑफ सोल्यूट, मास ऑफ सोल्यूट कितना है 15, मोलर मास ऑफ सोल्यूट, क्लोरोफॉर्म का मोलर मास बनाएगा 119.5 इंटू में 1000 बाय सोलवेंट, सोलवेंट कह लो सोल्यूशन कह लो, इतना फर्क नहीं पड़ेगा, तो एक ही सा मास आएगा 10 की पावर 6, तो यहाँ से इसकी मोलैलिटी आ जाने वाली है। तो बेटा इस तरह से आप सारे के सारे क्वेश्चन इसके बहुत इजीली कर सकते हो। एक क्वेश्चन और ट्राई करना चाहो तो देखो, कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट विद एक्वस HCl टू गिव, कैल्शियम कार्बोनेट HCl के साथ रिएक्शन करता है और कुछ इस तरह से रिएक्शन होती है। What mass of CaCO3 is required to react completely with 25 मिलीलीटर of 0.75 मोलर HCl? ये थोड़ा कंफ्यूजिंग सा क्वेश्चन है। मैंने आपको बोला है ये कौन से हैं, स्टोइकोमेट्री वाले क्वेश्चन होते हैं भाई, आपको रिएक्शन दे रखी है और रिलेशन पूछे गए हैं। तो ये तो हमारी रिएक्शन हो गई, ये तो हमारी हो गई रिएक्शन, ये हो गई रिएक्शन। अब रिलेशन किस किस का पूछा गया है, रिलेशन हमसे पूछा गया है ब्रदर्स CaCO3 का एंड HCl का। अब इस बात को ध्यान से समझो कि हमें ना HCl का डायरेक्ट मास नहीं दे रखा, हमसे CaCO3 का मास पूछा गया है, बट HCl का डायरेक्ट मास नहीं दे रखा। तो पहले HCl का डायरेक्ट मास देख लेते हो कैसे आएगा। हमें मोलैरिटी के टर्म्स में दे रखा है, तो मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, वॉशिंग मशीन 1000 में देगी विमला, हमें W भी निकालना है। मोलैरिटी दे रखी है, मोलैरिटी कितनी है, मोलैरिटी आपको दे रखी है 0.75, है ना। W भी हमें निकालना है। मोलर मास ऑफ सोल्यूट, HCl का मोलर मास कितना होता है 36.5 इंटू में 1000 बाय में वॉल्यूम कितना दे रखा है 25, तो यहाँ से मास ऑफ सोल्यूट आ जाएगा, और मास ऑफ सोल्यूट कितना आएगा आपका 6.6844 ग्राम। बस यहाँ से इजीली क्वेश्चन हो जाएगा। अब यहाँ से क्वेश्चन इजीली कैसे होगा सर, अब बेटा आप ये देखो कि आपसे क्या पूछा गया है, आपसे HCl और CaCO3 के बारे में पूछा गया है। तो आपको रिएक्शन में दिखाई दे रहा है कि CaCO3 कितने ग्राम है, यहाँ पर 100 ग्राम है, और HCl हाइड्रोजन का होता है 1, Cl का होता है 35.5, तो ये बनेगा 36.5 को जब आप 2 टाइम्स करोगे तो ये बनेगा 73 ग्राम। 73 ग्राम HCl के लिए 100 ग्राम CaCO3 चाहिए, 73 ग्राम HCl के लिए 100 ग्राम CaCO3। 1 ग्राम HCl के लिए कितना चाहिएगा 100/73, तो हमें कितना HCl दिया गया है, हमें दिया गया है 0.684, तो ये इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1 वाले से, यहाँ से आंसर आ जाएगा। बेटा क्वेश्चन बहुत इजी आते हैं, बस आप थोड़ी सी एक बार ट्राई करना, है ना। आपको डायरेक्ट HCl का मास नहीं दे रखा था, मोलैरिटी दे रखी थी तो मास निकाल लिया,
अब उन दोनों को कंपेयर कर लोगे कि HCl के साथ CaCO3 का क्या रिलेशन है। भैया जब ये 73 है तो ये 100 है, ये 1 है तो ये 73/100 हो जाएगा, तो जितना मास था इतना मास था, यहाँ से निकल जाएगा। क्लियर है कि नहीं है? तो ये था। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स आर यूनिटलेस, इनमें से कौन सी टर्म्स है जो यूनिटलेस है? ये तो मैं बता सकता हूँ आपको, मोल फ्रैक्शन और मास परसेंटेज यूनिटलेस है। मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ, इनमें से कौन सी यूनिट ऐसी है जो टेम्परेचर डिपेंडेंट है, जो टेम्परेचर से अफेक्ट होती है? बेटा ये आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में बताना है। ये था, और अगर आप बोलोगे तो जल्दी से स्ट्रक्चर ऑफ एटम के भी क्वेश्चंस आ जाएंगे, कमेंट सेक्शन में बता देना। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। बहुत ख्याल रखिए, जल्द मिलते हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल, प्लीज टेक केयर।